हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। वन शॉट में आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शूट करने वाले हैं। आज उसके वीडियोस बनाने वाले हैं। ये भी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके सामने आने वाला है, तो आपका एक मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नाउ अगर हम देखेंगे तो मेटल एंड नॉन मेटल में एज यूजुअल जब बात करते हैं तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये मेटल आर द एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती है और ये इनमें टेंडेंसी होती है कि ये लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव आयंस मतलब कि अगर मेरे पास Na है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है। इस तरह की टेंडेंसी मैक्सिमम मेटल्स में होती है। और एग्जांपल देखें मेटल्स के कुछ, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस करके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो मेटल्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो जितने भी मेटल्स आपके पास हैं दे आर इन सॉलिड कंडीशंस, और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आप उसमें देखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंडीशंस, कि ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टी है जो एक पेज पे लेके आए हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, कैसे है। तो ये देखो कि कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन किए, लस्टर, शाइनिंग अपीयरेंस, गोल्ड एंड सिल्वर, इस तरीके से है। हार्डनेस की बात करेंगे तो आयरन हमारे पास क्या होता है, हार्डनेस हमारे पास एग्जांपल होता है। अगर मेलिबिलिटी की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम फाइल मेलिएबल होएगा। अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो कॉपर वायर एंड गोल्ड महंगा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। तो इस करके दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंस क्या होता है, मरकरी होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। डिस्पाइट ऑफ दैट वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स जो आप पॉज करके एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में अगर हम नॉन मेटल्स की बात देखेंगे तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स दैट आर जनरली सॉफ्ट, डल, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट करके एक हमारे पास जो हम पेंसिल्स के निब जो पेंसिल में यूज करते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स में वो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की, वो नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये जनरली क्या होते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज और कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है कि कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, इसको हम एनायन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो इस करके वो एनायन होता है। और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, क्लोरीन है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स फॉर द नॉन मेटल्स विच वी हैव इन अवर नेचर और इन अवर पीरियोडिक टेबल। नाउ इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस स्लाइड्स में मैंने मेंशन करने की कोशिश की है, उसको भी आप पॉज करके नोट जरूर कर लेंगे। कि अगर हम लस्टर्स की बात करेंगे, डल होता है तो ये सल्फर होता है, ऐसे करके मेलिएबल डक्टिलिबिलिटी की बात करेंगे तो कॉपर होता है, हार्डनेस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस होता है, कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, सोनरस में आयोडीन होता है, डेंसिटी लो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होता है, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना लो होता है, हाईली कंबस्टेबल होता है ये। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में देखेंगे कि अगर कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो देखेंगे ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट करेगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। एग्जिस्ट करेगा किसमें, लिक्विड स्टेट में एज इन अ रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स जो होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लेकिन जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गैलियम सीजियम्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब ये हमारे पास गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, लो होती है। रेस्ट ऑफ द जितने भी मेटल्स आपके पास हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जो भी मेटल्स आपके पास हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई होती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लो होती है। ये हमारे पास गैलियम सीजियम्स जो होते हैं, ये जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है, ये भी क्या होती है हमारे पास, ये जो गैलियम सीजियम्स है इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज कम होती है। आयोडीन की बात करेंगे, इज अ नॉन मेटल बट लस्टरस होता है ये। आयोडीन नॉन मेटल होता है और क्या होता है, लस्टरस होता है ये। तो इस चीज को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, एंड डू टेक केयर ऑफ दीज वेरी थिंग्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज की। जैसे कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो कार्बन नॉन मेटल्स है। और कार्बन की खास बात क्या है कि वो एलोट्रॉप्स के फॉर्म में, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कार्बन एंड कंपाउंड में आप पढ़ोगे। तो एलोट्रॉप्स फॉर्म होता है उसका, जिसके एलोट्रॉप्स में हमारे पास उसका एलोट्रॉप्स जो होता है वो एक डायमंड होता है। फिर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारे पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप्स होता है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट अलग अनदर होता है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनदर ग्रेफाइट होता है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स,
आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट बाई नाइफ। इनकी डेंसिटी भी काफ़ी क्या होती है, लो होती है। जो अल्कली मेटल्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम पोटेशियम्स हो गया, तो इनकी जो मतलब ये आप देखोगे कि दे आर सो सॉफ्ट कि यू कैन जैसे बटर को हम उठा के और उसको करते हैं, वी कैन डू दोज थिंग्स। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो लो होती हैं। दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे इनकी जब हम रिएक्टिविटीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मेटल को देखेंगे फॉर्म ऑक्साइड्स और बेसिक नेचर होता है। मेटल क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। और नॉन मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा देखो, मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। नॉन मेटल के भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और मेटल के भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। द डिफरेंस इज कि ये जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल हमारे पास क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है कि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। Some oxides like aluminium and zinc are amphoteric in nature. एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। दिस पॉइंट पे देखेंगे, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। बेसिकली आप इस स्टेज पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही मेंशन कीजिएगा। तो ये कुछ नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल्स। मेटल के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होगा उसको हम देखेंगे। तो हर मेटल का ना एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब उसके वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मेटल लूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली चार्ज स्टैब्लिश करेगा। मतलब ये चीज समझो कि कॉपर जनरली क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलते हैं। ये खास बात होती है। तो उसी करके अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर इसमें +2 फॉर्म में, ऑक्सीजन -2 फॉर्म में, तो ऑक्सीजन -2 कॉपर +2 फॉर्म में, तो दोनों 1:1 रेशियो में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है वो जनरली Al+3 बनाता है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो Al2O3 का फॉर्मेशन होगा, विच वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर। तो हमारे पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। उसी तरीके से कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड ये करेगा, और एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से एल्यूमिनियम Al2O3 करेगा। बताओ मेरे को, जिंक प्लस O2 ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बताओ 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 ध्यान से। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ये इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि एल्यूमिनियम को हमने इससे पहले देखा था कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। एल्यूमिनियम इसके साथ भी, एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ। तो एल्यूमिनियम अगर हमारे पास HCl है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर मैं बता रहा हूँ कि Cl नेगेटिव होता है और एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, +3 होता है। तो दोनों आपस में मिलेंगे तो AlCl3 बनाएंगे। चार्ज थोड़ा दिमाग में रखोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास एल्कली मतलब बेस के साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड केस में आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर है बट डिसॉल्व फॉर्म ऑफ एल्कली। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। एल्कली का मतलब बेस। तो अगर मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, NaOH और KOH। देखो हम इन वीडियोस में और इस तरह की चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीज की रेलेवेंस है आपके एग्जाम में, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं और उसी को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए इन चीजों को 1, 2 बार 3 बार देखो, सो दैट यू कैन गेट दीज पॉइंट्स फॉर योर राइटिंग स्किल्स। आप अपने राइटिंग स्किल्स के लिए और उसमें आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो। एंड नाउ ये पॉइंट रिवीजन का है। तो जैसे कोई मेरे को बोले कि AlCl3 कैसे बन सकता है या NaOH कैसे बन सकता है, तो अभी के स्टेज के लिए तो फिर प्रॉब्लम है भाई। आपको ये चीज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आनी चाहिए कि चार्जेस कैसे होंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई इक्वेशन आए यू हैव टू अवेयर ऑफ कि आप फॉर्मूला उसका लिख पाओ, है ना। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि विच इज देयर फॉर द 1 मार्क्स, की द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जब एयर के साथ बर्न करेंगे तो क्या होगा। अगेन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो चार्ज का क्वेश्चन है कि जनरली क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 होता है और Mg जो होता है वो +2 होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है।
तो अगर हम एल्यूमिनियम +3 है और ऑक्सीजन -2 है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al2O3 का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे Al2O3 का फॉर्मेशन इसमें भी है और इसमें भी है। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो Mg क्या है तुम्हारा +2 है और ऑक्सीजन -2 है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो MgO होगा। तो MgO ये है, ये तो MgO2 है। तो इस करके ये जो क्वेश्चन है ना, ये मॉलिक्यूलर राइटिंग पे है कि मॉलिक्यूल कैसे आप लिख पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, उसके ऊपर है। तो अब इसको आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो देखो इसका आंसर कहाँ पे, जस्ट अंडरस्टैंड इट कि इसका आंसर देखो बी इसका आंसर है ना। तो इट इज नथिंग बट आपको यू हैव टू रिमेंबर द चार्ज। सो फार क्लियर, आगे चलो। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो स्लाइड है, ये थोड़ा रॉन्ग जगह पे प्लेस हो गई है। हमें इसको आयनिक मॉलिक्यूल मतलब आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने के बाद, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। लेकिन विल बी अंडरस्टैंडिंग इट कि वो क्या है, कैसे, किस तरीके से। अगर कोशिश करते हैं यहीं पे तो उसको देखेंगे कि जनरली Mg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों लूज किया तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। उसको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 2 चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -2। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होगा वो MgO होगा। अब यहाँ पे Mg जो है +2 है और ऑक्सीजन क्या है, -2 है। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि ये राइट आंसर है, देखो ये वाला। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कुछ ऑक्सीजन का एक वर्ड आता है एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एनोड टर्मिनल पे जो रिएक्शंस होती हैं, उनके प्रोसेसेस जो होते हैं, उनको हम एनोडाइजेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो एनोडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एनोडाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू आर प्यूरिफाइंग द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से जो इंप्यूरिटीज है उसको निकाल रहे हो। तो थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम किसके बन रहा है, एनोड टर्मिनल के ऊपर बन रहा है। ये बाय द वे दिस इज देयर इन द एनसीईआरटी। आप देखोगे ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे एनोडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन है। क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम है और यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, और ये कैथोड है, एनोड है। तो इस टर्मिनल के ऊपर थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बन रही है, एल्यूमिनियम की लेयर्स बन रही है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एनोडाइजेशन बोलते हैं, जहां पे एक कैथोड टर्मिनल पे एल्यूमिनियम का डिपोजिशन हो रहा है। अब इसके पॉइंट्स कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है जो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने हैं कि एल्यूमिनियम डेवलप्ड अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। मतलब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हम जानते ही हैं। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस फॉर द फर्दर कोरोजन्स। मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया तो दूसरा कोई एयर है, कहीं और से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो फर्दर कोई कोरोजन हो ही नहीं सकता एल्यूमिनियम पे। इसीलिए वॉशरूम की आप देखोगे तो जो डोर है उस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। ये एक है। द रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिनर। मतलब इस रेजिस्टेंस को हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर ऑक्साइड लेयर मोटी होती चली गई तो यू नो दैट वेरी रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव। ड्यूरिंग एनोडाइजेशन अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स हैं उसको हमें क्या करना है, साफ करना है। तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो इट कैन बी यू नो क्लीन इट अप। Oxygen gas evolved at the anode react with the aluminum to make a thicker and a protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily, giving aluminium article attractive finish. मतलब what they are saying कि अगर आप उस सल्फ्यूरिक एसिड से उस लेयर को ट्रीट कर पाओ, उसको you know just brush it up so that your you know articles become more you know shiny and attractive. That is the most important thing, and you will understand कि जब हम कोई भी एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स लेयर होती है अगर उसको क्लीन करना है तो वी हैव टू बी ट्रीटिंग इट विद द डाइल्यूट सेल। अगर कॉन्सेंट्रेटेड से कर दिया तो भाई क्या करेगा, वो एल्यूमिनियम को थिन कर देगा, मतलब डिसॉल्व कर देगा। इसलिए दीज आर द थिंग्स। अब देखो यहाँ पे एनोडाइजेशन का सेम प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया गया। ये एनोड की टर्मिनल है जहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स ग्रेजुअली बढ़ते चले रहे हैं, और जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3। अभी के लिए आप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग इन दिस वेरी वे। आप इसको इस करके समझो और आप ये सारे पॉइंट्स याद रखो सो दैट यू कैन राइट दोज थिंग्स एंड गेट गुड मार्क्स। दिस इज बिट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि रिएक्शन विथ वाटर्स। अब रिएक्शन विथ वाटर की बात करेंगे तो अगर मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैसेस, तो क्या होगा कि Na और वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो NaOH और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जनरली नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि कार्बन है या कोई और स्पीशीज है,
अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे कि जो हमारे पास मेटल्स हैं दे रिएक्ट विथ व्हाट, दे रिएक्ट विथ वाटर, और फॉर्मेशन क्या करते हैं बेस का, और ये हाइड्रोजन गैस इससे बाहर की तरफ एक्सकेप करती है। हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो एक्सकेप करती है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो समझाया गया है कि हमारे पास ये मेटल स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पे आपने इसके अंदर आपने क्या किया, जैसे कॉटन होता है ना, आप डालोगे तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वैसा ही कुछ होता है हमारे पास ग्लास बोल, उसको पानी में डाला एंड देन इट टेक इट आउट, और उसमें क्या किया टेस्ट ट्यूब में डाला, इसको हीट किया, तो व्हाट यू विल फाइंड कि इस मेटल सर्फेसेस से कॉर्क के थ्रू धीरे 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 इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलेगा। तो वही रिएक्शन को ये सपोर्ट कर रहा है। व्हाट इज द मेन रिएक्शन विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय दिस वेरी एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास सोडियम लेट सपोज है और वाटर है हमारे पास, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो लेट सपोज कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल रही है, इट इज बीन ट्रैप्ड ओवर हियर, यहाँ पे हम उसको ट्रैप कर रहे हैं और यू नो वी कैन यूज इट फॉर फर्दर फ्यूल। आज हम देखेंगे इसके बारे में, ये फर्दर हाइड्रोजन गैसेस फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल के लिए हम यूज कर रहे हैं। दिस इज अ थिंग विच इज गोइंग टू कम। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी देखेंगे कि रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर सोडियम और पोटेशियम है तो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे, KOH और NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैसेस जो होते हैं ना, ये बाहर की तरफ और इजीली फायर कैच कर सकते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन। तो मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम है रिएक्ट करेगा वायलेटली विथ कोल्ड वाटर। इनकेस सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट इज सो वायलेशन देन एक्सोथर्मिक, इतना एक्सोथर्मिक होता है, इवॉल्व हाइड्रोजन, और वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इमीडिएटली फायर कैच करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रिएक्शन इज हाईली यू नो एक्सोथर्मिक इन नेचर। नाउ लिखेंगे टू मेटल्स जो रिएक्ट करेगा वायलेटली कोल्ड वाटर के साथ। तो अभी इसके बारे में बात की थी। अभी लिस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच अ स्टूडेंट नोट व्हेन दीज मेटल्स आर ड्रॉप इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब 3 पॉइंट्स नोट करने हैं, तो 2 मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 3 पॉइंट्स जो नोट करोगे वो क्या होएगा, वो रिएक्शन में आप जानते ही हो एक्सोथर्मिक होएगा वो रिएक्शन और विग्रस होएगा। देखो सोडियम पोटेशियम लिथियम ये हमारे पास है, और वायलेशन रिएक्शन ऑकर होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा, और फायर और जो उसमें से गैसेज इवॉल्व होंगी वो फायर कैच कर सकती है। तो दीज आर 3 पॉइंट्स जनरली आप इसको नोट करोगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ वाटर। आप देखोगे तो अगर मेरे पास कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म्ड स्टिक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके बाद से फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो भी इंट्रूजन होता है या जो भी पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेस स्टिक कर जाती हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देता है वो कैल्शियम। तो ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसमें सफिशिएंट हाइड्रोजन जो होता है वो रिलीज नहीं होता इस रिएक्शन में, तो उसके वजह से ये रिएक्शन इज नॉट दैट एक्सोथर्मिक, वो उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अब देखो सोडियम पोटेशियम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब कि सोडियम पोटेशियम से Mg लेस रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर रहा है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म magnesium hydroxide and hydrogen. It is also start floating due to the bubbles of hydrogen gases stick to its surface. Metals such as lead, copper, silver, gold does not react with water. Metals such as lead, copper, silver gold does not react with water. Now reaction with metal like aluminium, iron, zinc does not react either with cold or hot water, but they react with steam form metal oxides and hydrogen. अब जैसे एल्यूमिनियम है और आयरन है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड इंपॉर्टेंट फॉर्म, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा तो Al2O3 बनाएगा। अब ये जो अब आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 भी बना सकता है, Fe2O3 भी बना सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि Fe2O3 का फॉर्मेशन हो यहाँ पे, या FeO हो जाए, ठीक है, या Fe3O4 का फॉर्मेशन। तो यू जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि जब भी आयरन रिएक्शन करेगा तो आयरन जो है, एल्यूमिनियम का तो एक ही ऑक्साइड बनेगा, लेकिन आयरन के 1-2 ऑक्साइड्स बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि जनरली आयरन +2 और +3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जब आयरन रिएक्शन करेगा और इस तरह के मेटल्स जो डिफरेंट चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दे हैव द डिफरेंट ऑक्साइड्स इन इट, डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ एसिड्स, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस। फॉर एग्जांपल जिंक हमारे पास रिएक्शन कर रहा है एसिड्स के साथ, H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैसेस रिएक्शन कर रहे हैं। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लगेगा भाई, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि एक वर्ड आता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर लैटिन वर्ड में बोलते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब दो डिफरेंट एसिड का एक रेशियो में कॉम्बिनेशन है। पहला हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इनका जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। 3:1 का मतलब कि हमारे पास 3 पार्ट किसका रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहेगा और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का रहेगा। सपोज करो कि हमारे पास 100 ml का 100 ml लेट्स सपोज कि 100 ml एक्वा रीजिया है। क्या है? 100 ml एक्वा रीजिया है। क्या है? 100 ml एक्वा रीजिया है। तो इसमें जो 75 ml रहेगा, 75 ml रहेगा वो रहेगा HCl, 75 रहेगा वो रहेगा HCl, और 25 ml जो रहेगा 25 ml रहेगा 25 ml रहेगा वो रहेगा HNO3। तो इसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। अच्छा, इसमें खासियत क्या होती है, ये किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करता है अपने अंदर। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात क्या होती है कि कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो कहीं और डिसॉल्व नहीं हो सकते लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व हो सकते हैं। इवन यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड को भी और प्लैटिनम को भी क्या करते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि एक्वा रीजिया क्या होता है और हाउ द फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस वेरी केस। अगर हम देखेंगे सम मेटल्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस के रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास Zn है, NaOH के साथ रिएक्शन किया तो Na2ZnO2 का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। इसको हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोडियम जिंकेट के नाम से। जनरली नॉन मेटल जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि नॉन मेटल के अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटल जनरली बेसिक इन नेचर होता है तो ये रिएक्ट नहीं करता। वेयरएज मेटल और मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो इस करके वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर हम देखेंगे कि अगेन हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शंस। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया कि वो कैसे क्लासीफाई करें डिफरेंट फॉर्म में। तो एक रिएक्शन हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट। ठीक है ना, फ्रॉम इट सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो अगर हमारे पास Fe है और CuSO4 है तो Fe क्या करेगा, इसके सल्फेट को हटा दिया और हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 और Cu प्रेसिपिटेट कर गया, मतलब कॉपर प्रेसिपिटेट कर गया। मतलब अगर मेटल A है और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B है तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल A हो जाएगा और B हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो सल्फेट है वो Fe के साथ चला जाएगा और FeSO4 बना लेगा और Cu एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी थिंग विच इज देयर इन आवर केसेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिएक्टिविटी की बात की गई है। जो मोस्ट रिएक्टिव कंडीशन है उसको पोटेशियम और सोडियम इनकी कैटेगरीज में रखा गया है और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो, वी डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम, यू नो, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और कोई शॉर्टकट हो, कोई एब्रीवेशंस हो जिससे आप इसको याद कर पाएं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक, FePb ये कुछ बीच में, मतलब इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। और अगर सबसे नीचे देखेंगे तो अगर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड और सिल्वर है तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मतलब कि डाउन द ग्रुप ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कर पा रही है एंड दिस इज नोन एज द reactivity series. This is known as the reactivity series. Now coming to the next part of the story. यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किया गया है। जैसे हीलियम है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके के शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब फुलफिल है भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए। क्लास 9th में भी इसके बारे में आपको बताया गया है। आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर हम देखोगे तो वो K में 2 है, L में 2 है, M कंप्लीटली फुलफिल है क्योंकि 2 8 8 18 का फॉर्मेशन होता है। नाउ अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 2 है, अगर पोटेशियम की बात करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 1 है, फास्फोरस की बात करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 5 है, ऐसे करके। तो अब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो भी मेटल्स आपके पास हैं, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि इनके वैलेंस शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल की रिएक्टिविटी बताएगी कि एक्चुअली में ये इनका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है। अब जैसे हमारे पास देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल डज नॉट मिक्स, दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, दिस ट्रांसफर क्रिएट एन आयनिक बॉन्डिंग। अब क्या होता है कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल, तो आपस में मिक्स नहीं करेंगे। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के प्रोसेसेस में मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। दिस वेरी प्रोसेस, दिस वेरी अप्रोच, दिस वेरी थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। यही यहाँ पे बता रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं डज नॉट मिक्स, दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, दिस ट्रांसफर क्रिएट आयनिक बॉन्ड। मेटल आर जनरस, मतलब मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जनरस। दे हैव 1 2 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, प्रीफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, कैटायन हो जाता है।
नॉन मेटल्स आर जनरली क्या करते हैं, उनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आउटर मोस्ट शेल को गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और बिकम नेगेटिवली चार्ज। मतलब नॉन मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है और इसके वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बताई गई, इसको समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे समझा गया कि सोडियम एंड क्लोरीन ions begins positively charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as a sodium chloride। किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब देखो कि जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के वैलेंस शेल में क्या है, 2, 8, 1 हो गया। तो अब ये अगर सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज इनकलकेट कर लिया। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसके वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो ये क्या हो गया, 2, 8, 8 विच ब्रिंग्स द नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें बोर्ड प्रोस्पेक्टिव में तो कैसे दिखाएंगे, याद रखिएगा कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया है, किसको, क्लोरीन को। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है तो सोडियम बिकम पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है यू विल असाइन एज अ डॉट, ताकि आपको ये डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज, इसको मिलके इट इज फेविंग एंड नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, वो उसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, NaCl। क्या हो गया, इसके वजह से व्हाट यू फाइंड कि ये फॉर्मेशन हो गया किसका, Na, ये फॉर्मेशन हो गया किसका, NaCl का, Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिवली चार्ज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में देखेंगे कि हमारे पास Mg है और Mg+2 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ। तो Mg हमारे पास देखेंगे तो Mg के वैलेंस शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 8 गेन करना टफ है। अब वन शॉट में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट वी अंडरस्टैंड कि इसको 2 लूज करना ईजी होता है, 6 गेन करना टफ होता है, तो इसलिए इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg के ऊपर क्या है, 2 क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और अगर दूसरा क्लोरीन होगा तो उसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस करके Mg में दिखा रहा है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये क्लोरीन गेन कर रहा है, एक ये क्लोरीन गेन कर रहा है, दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, Mg+2 और क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है, दोनों के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इट बिकम्स 2। तो इट इज रिटन लाइक दिस, जैसे MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया, MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है, जितना पॉइंट इसमें लिखा गया ना भाई, इसको अक्षरशः याद कर लेना, ऐसे ही याद करना और इसको ऐसे मेंशन करने की कोशिश करना। वी डोंट हैव मच टाइम, वी आर डूइंग रिवीजन, एंड एज अ टीचर एंड ट्रू वेल विशर ऑफ यू, आपका जो शुभचिंतक है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपना ना सिंगल मिनट वेस्ट ना करो इधर उधर की कहानी में, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर मामला टफ है, इधर उधर की बातें खिकी खुकू, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसलिए बी फोकस एंड ट्राई टू मेंटेन दीज थिंग्स। नाउ अब देखने की कोशिश करो, नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, पीपल आर कमिंग टू यूट्यूब, उनको लगता है कि जैसे जो है ना कोई कॉमेडी शो चल रहा है, खिकी खुकू लड़का लुड़की की बातें, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आप थोड़ा सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि योर टाइम इज बिट प्रीशियस, तो ट्राई टू वॉच माई वीडियोज विच इज गोइंग टू हेल्प यू। अदरवाइज तो देर इज एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सा वो इंटरटेनमेंट प्लस मिलेगा, आप यूज कीजिए उसको, मजा आएगा वहाँ पे, लड़का लड़की की बातें सुनो और काम करो अपना। यहाँ पे बस मैं पढ़ा सकता हूँ, अदर देन दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, पढ़ा सकते हैं और उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। नाउ दिस इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ना, ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, इन आयनिक कंपाउंड की जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जो पॉजिटिव मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई होती है, हमेशा ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे लिखा आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज होता है उनमें, उनका आप देखेंगे कि उनकी जो लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से उनका हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है, हाई वो हार्ड होता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, आयनिक कंडीशन होती है, और ब्रिटल होते हैं। फोर्स ऑफ जो उनका फोर्स अप्लाई होता है
उनको तोड़ने के लिए, वो सारी चीजों के लिए इट रिक्वायर्ड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्सेज। अच्छा, उसके बाद भी आप देखोगे दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड सेपरेट द आयंस हेल्पिंग टू डिसॉल्व। मतलब वाटर में जैसे आयनिक कंपाउंड डालो, जैसे नमक को पानी में डालो, वो क्या हो जाएगा, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच जनरली ब्रिंग्स की, अब कहानी आगे की तरफ चलो। अच्छा, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसलिए दे डज नॉट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। कंडक्ट करता है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट आयन फिक्स एंड कैन नॉट मूव। नॉन कंडक्टिविटी इन मोल्टन सॉल्यूशंस फॉर्म आयनिक एंड फ्री मूव। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म रेगुलर क्रिस्टलाइन लैटिक्स ऑर्डरली अरेंजमेंट आयंस व्हिच गिव देम अ क्रिस्टलाइन अपीयरेंस। मतलब कि आप देखोगे कि जो इनके सॉलिड्स हैं, जैसे कि हमारे पास नमक हो गया या चीनी हो गया, ये क्रिस्टलाइन अपीयरेंस करेंगे, मतलब ये क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, इट लुक्स लाइक दैट, ठीक है ना। और ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब उनकी जो अरेंजमेंट होती है एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे के ऊपर, इट इज वेरी ऑर्डरली, तो इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होती है। अगर कुछ और मॉलिक्यूल देखें तो कुछ ऐसे अरेंज है, कुछ ऐसे अरेंज है, कुछ ऐसे अरेंज है, तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई नहीं होती। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच विल ब्रिंग यू कि आपको आयनिक बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि रीजन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड सी लूज किया इलेक्ट्रॉन, A lose electron and B gain electron, which compounds and the properties will be shown by the compound C। अब क्या होगा हमारे पास, तो जनरली ये इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आयनिक बॉन्डिंग करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई होगी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई, ठीक है, इट इज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एक्वस और मोल्टन स्टेट में भी। तो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इट हैज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। विल नॉट बी शोन, यहां पे देखो विल नॉट बी शोन, नहीं नॉट दिखा रहा है, ठीक है ना, नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट करने का मतलब कि इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। भाई ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स में हाई होता है, मतलब दे आर हाईली पैक्ड, और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई सॉल्युबल इन वाटर होता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन एंड एक्वस सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू ऑलवेज हैव टू हैव इन योर माइंड। नाउ यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl, LiCl, CaCl2, CO, MgCl2, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं और जो पूछे जाते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं और जो पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी में बेसिकली ये सारे दिए हुए हैं, इन सबका स्ट्रक्चर्स एक बार आप ड्रॉ जरूर कर लेना, और इनकी ये प्रॉपर्टीज जनरली प्रॉपर्टीज इसको एक बार बहुत ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। बट एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये देख लेना किसका हाई होता है किसका लो होता है। बट आयनिक कंपाउंड्स इतने ही करना, जिसमें से आई गेस NaCl और MgCl2 कर लिया, CaO लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बस करना है आपको। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस का मतलब कि वो कहाँ लाई करता है। तो मेटल्स जनरली क्या होता है, दो स्टेट में फाइंड करते हैं, एक अनकंबाइंड फॉर्म, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर जो नेचुरली बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है अनकंबाइंड फॉर्म, और दूसरा कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब ओर्स होता है, मतलब आप देखो आयरन कोई और मेटल, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। आयरन तो इवन मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट, क्या बना देता है, रस्ट। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे अनकंबाइंड फॉर्म, तो जैसे गोल्ड और सिल्वर है ये अनकंबाइंड फॉर्म में होता है, और कंबाइंड फॉर्म में और भी सारी चीजें हैं, आयरन के ओर हो गया, एल्यूमिनियम का ओर हो गया, ठीक है ना, जिंक का ओर हो गया, ये सारे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि अकरेंस देखेंगे तो मेजरली जो मेटल्स है वो हमारे पास दो जगह से पाया जाता है। एक सी बेड से पाया जाता है, सी बेड से जो मेटल्स पाए जाते हैं उसकी टेंडेंसी बहुत 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 कम है। हालांकि सी बेड में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसको हम नॉड्यूल्स बोलते हैं। ओशनोग्राफी में कई बार मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मेरे को आई स्टिल रिमेंबर कि नॉड्यूल्स होते हैं, उसमें जिंक, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस और भी सारे मेटल्स जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अभी अभी वो टेक्नोलॉजी गेन की है टू एक्सट्रैक्ट द सी बेड मेटल्स। चाइना इसमें काफी आगे है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की
ये इस तरह का एक्सट्रैक्शन अपने इकोनॉमिक जोन, जो सी इकोनॉमिक जोन होता है उसी में किया जाता है, उससे फर्दर नहीं किया जा सकता, उसके फर्दर आपको लाइसेंस और दुनिया भर की चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए दो इसमें सोर्सेज होते हैं, एक अर्थ क्रस्ट होता है, एक सी बेड होता है। सी बेड से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं, मेजरली हमें जो रिसोर्सेज या ओर्स मिल रहे हैं वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्टेज सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। यहाँ पे नोड्यूल्स की बात नहीं कही गई है क्लास 10th में, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड सिलेबस। तो नोड्यूल्स वैसे आप गूगल भी करेंगे, यू विल फाइंड इट। अब देखो, द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as minerals. Some places minerals contain very high percentage, particularly metals, and the metals can be profitable extraction from it. These minerals are called as ore. मतलब कहीं पे मिनरल का डिपॉजिट ज्यादा है और जब उसका खनन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जब वो प्रॉफिटेबल होगा मतलब इकोनॉमिकली वाइबल, आप 100 रुपए लगा रहे हो और उससे आपको 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो इकोनॉमिकली वाइबल है और वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन कहीं आप 100 रुपए लगा रहे हो और आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल, तो वो ओर नहीं होता। ओर का मतलब कि आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट in the free state and some found in their compounds. Metals are in the bottom of the activity are the least reactive. अब देखो, जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में जो बॉटम्स में आते हैं, खासकर प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो उतना ज्यादा अपने आसपास की चीजों के साथ बाइंडिंग करेगा और बाइंडिंग करने के बाद वो उतना ज्यादा अनप्योर फॉर्म में पाया जाएगा। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब देखो, हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज अगेन, तो जब हमारे पास मेटल निकलता है तो आप देखो कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो उसके वजह से उनमें इंप्यूरिफिकेशन ज्यादा होगा, इंप्योरिटी ज्यादा होगी। तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जिसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लेते हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लेते हैं। जो बीच की रिएक्टिविटी होती है, मतलब जो ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ZnFePbCu रिडक्शन विथ कार्बन, मतलब उसको हम कार्बन के साथ रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको हम, वो नेचुरल स्टेट में फाइंड होते हैं, उसको सिंपल रोस्टिंग कर दो, उससे आपको वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। नाउ कमिंग टू दिस, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यही बात समझा रखी है कि मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव्स हैं उनको वो फ्री स्टेट में कभी भी पाए नहीं जाएंगे, फ्री एलिमेंट्स में नेचुरली पाए नहीं जाएंगे। लेकिन मेटल जो मिडिल उसमें है, उसमें रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेटली रिएक्टिव है वो, तो वो भी कुछ ना किसी इंप्योरिटीज के साथ आएंगे। दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। किसकी बात कर रहा है, इसकी जो मेन रिएक्टिविटी मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी, विल फाइंड द ओर्स मेनली इन द मेटल ऑक्साइड। दीज इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में क्या है, ज्यादा अबंडेंट है। नाउ ये हमारे पास एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट है जो आपको बताएगा कि क्या कहानी है। तो जो हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिसिस से, जो बीच में है वो कार्बोनेटेड ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा। सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग करेंगे और कार्बोनेटेड ओर को कैल्सिनेशन करेंगे। यहाँ पे जो लो रिएक्टिव होती है वो सल्फाइड ओर, उसको थोड़ा सा रोस्टिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में ये फ्लो चार्ट गिवन है। फिर से देखो, जो हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिसिस से कर लिया, जो बीच में है उसको कार्बोनेटेड ओर है और सल्फाइड ओर है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कर ली। और अगर हम लास्ट की बात करेंगे तो सल्फाइड ओर रोस्टिंग है और इसको हम सिंपल रिफाइनिंग कर लेंगे। वी आर गोइंग टू गेट द स्टफ। यहाँ पे कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन है लिखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन also plays a key role in interacting metals in the middle of the reactivity series. Justify your statement with two examples. अब देखो क्या है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि displacement reaction also play key roles in the metal extraction in the middle of the reactivity series. इसको जस्टिफाई करना है। तो जो हमारे पास दो मेटल्स हैं, जैसे ये हमारे पास मेटल और ये, उसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करो तो Ml और Fe प्योर फॉर्म में मिल गया और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया और हीट बाहर की तरफ निकल गया। तो यस इट जो मिडिल में रिएक्टिविटी है, यस उसमें हमें देखो इन दोनों केसेस में क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया तो आयरन भी हमें प्योरीफाई फॉर्म में मिल गया और Mn भी प्योरीफाई फॉर्म में मिल गया। तो यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेज अ की रोल्स इन इन दिस वेरी कंडीशन। नाउ अगेन एक और क्वेश्चन है कि द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन। इसमें से कौन सा मेटल जो है वो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है। नाउ व्हाई कैन मेटल हाई अपर रिएक्टिविटी सीरीज डज नॉट ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग एंड अदर ऑक्साइड कार्बोनेट्स? मतलब उसको रिड्यूसिंग से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो मेटल जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी होती है, जैसे हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, मोर एफिनिटी टू द ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव करके बाइंडिंग कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसे इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, क्योंकि कार्बन के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही, तो उसके वजह से ये सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर देंगे और फिर ऑक्साइड बना देंगे उनका। इसीलिए वी हैव टू इनको हम प्यूरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ एनरिचमेंट ऑफ द ओर, एनरिचमेंट ऑफ द ओर की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ मिनरल्स और ओर की बात करेंगे तो बॉक्साइड ओर है, आयरन ओर है, रॉक सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। द ओर जो माइंड किया जाता है, जो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेनमेंट विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज सच ए सॉलिड सैंड्स आर कॉल्ड गैंग। इसको क्या बोला जाता है, उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। द इंप्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर to the extraction of the metal. The process used for removing the gangue from the ore based on the difference between the physical and chemical properties of the gangue and ores. Different separations technique according to the employed. मतलब different separation techniques लगाने पड़ते हैं इन गैंग्स को हमें रिमूव करने के लिए। पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैंग को कैसे हम उसमें रिमूव कर रहे हैं, उसको किस तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3.xH2O, ठीक है। कॉपर की रस्टिंग होगी, ग्रीन कोटिंग होगी, सिल्वर होगा जो ब्लैक कोटिंग होगा, तो ब्लैक कोटिंग में AgS हो जाएगा। हमें अगर कोरोजन को बचाना है तो पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन या एलॉइंग, एलॉय व्हील जो हम बोलते हैं एलॉइंग, उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, फास्ट चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। एक्टिविटी से एक्सप्लेन करना है कि भाई सूखे में रख दिया तो इट गेट रेस्ट, अगर हम इसको सूखे में रख देंगे तो रेस्ट हो रहा है। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में मेंशन है कि भाई पानी में रखा, फिर पानी के ऊपर ऑयल रखा, फिर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और आयरन, इसमें यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है, तो कहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होगी, कहाँ पे रस्टिंग कम होगी। दिस इज द, भाई एयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ज़्यादा रस्टिंग होगी और एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो कम रस्टिंग होगी। यही इसका मोरल है जो आपको मेंशन करना है। नाउ एलॉय क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 2 and more than 2 मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स, इंक्रीज द स्ट्रेंथ रेजिस्टिविटी ऑफ कोरोजन सीएस और इंप्रूव करते हैं कंडक्टिविटी को, इसको हम एलॉइंग बोलते हैं। अब ये नॉर्मली मेटल है, उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी डोपिंग कर दी, मतलब कुछ चीज़ें मिला दी, तो वो क्या हो गया, नॉन मेटल्स का फॉर्मेशन हो गया। नाउ कमिंग टू दिस, एलॉय है ब्रास एलॉय इलेक्ट्रिक फिटिंग में, ये नोट कर लो क्या क्या है। ब्रॉन्ज में CuSN यूज़ करते हैं स्टैच्यू और उसके लिए। स्टील एलॉय में आयरन और वो यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन। स्टेनलेस स्टील में FeCrNi इसके लिए यूज़ करते हैं। और सोल्डरिंग में, सोल्डर जो हम इलेक्ट्रिक उसमें करते हैं, वो जॉइनिंग ऑफ वाटर्स इसमें करने की कोशिश करते हैं। ये एक बार नोट कर लेना जी, इंपॉर्टेंट है, स्लाइड रोक के नोट कर लेना। नाउ दिस इज इट फॉर आवर वीडियो, जो इसके वन शॉट में है, इसको ध्यान से देखना, एक बार 2 बार 3 बार चीजें देखना, एंड एट द सेम टाइम जब आप इसको देखो कहीं पे कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, कोई पॉइंट मिले तो आप उसको रोक के नोट डाउन करना जरूर। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जामिनेशन एंड राइटिंग स्किल्स। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश कीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।